हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में ग्रामोद्योग के भाग 2 को देखेंगे और जो है हमारा भाग है वह वस्तुनिष्ठ रूप में रहेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित खादी एवं ग्रामोद्योग विक्रय भंडार की संख्या कितनी है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 3। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित खादी एवं ग्रामोद्योग विक्रय भंडार की संख्या 3 है। और वो कौन कौन सी है, तो एक है रायपुर में, एक है बिलासपुर में और एक है जगदलपुर में। ठीक है, तो इन तीनों जगह के नाम को आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित खादी एवं ग्रामोद्योग विक्रय भंडार किस स्थान पर है। तो पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा जगदलपुर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित खादी एवं ग्रामोद्योग विक्रय भंडार कौन कौन से स्थान में है, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रेशम केंद्रों की संख्या कितनी है। तो इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 68। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ में रेशम केंद्रों की संख्या कितनी है, तो 68। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में काकुन रेशम केंद्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों में से जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 19। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ में काकुन रेशम केंद्रों की संख्या कितनी है, तो 19 है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में यार्न बैंक की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों में हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 4। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ में यार्न बैंक की संख्या कितनी है, तो 4 है। हमारा अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय निम्न में से किस स्थान पर है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है गुवाहाटी, दूसरा कलकत्ता, तीसरा दिल्ली, चौथा उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि खादी और ग्रामोद्योग आयोग का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो गुवाहाटी में भी है, कलकत्ता में भी है और दिल्ली में है। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है खादी और ग्रामोद्योग आयोग का अन्य जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पर है, तो भोपाल, बेंगलोर और मुंबई। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है इन 6 जगहों के नाम को, जहां पर क्या है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, मनोज कुमार। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो मनोज कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 4। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 4 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं वे कौन से क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए रहते हैं। तो इसमें से जो पहला सदस्य है वो विपणन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, दूसरा जो सदस्य है वो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किया रहता है, तीसरा जो सदस्य है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किया जाता है और जो चौथा सदस्य है वो तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किया जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 3। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये पदेन सदस्य कौन होते हैं। तो पहला आप लोग को याद रखना है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष। दूसरा याद रखना है, एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी। और तीसरा याद रखना है, एक वित्त सलाहकार। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? तो इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 2। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है और उनका नाम क्या है? तो एक का नाम है मलबरी रेशम और दूसरे का नाम है टसर रेशम। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के रेशम छत्तीसगढ़ में उत्पादित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी दूसरा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। तो पहला कौन से देश का है? तो पहले नंबर पर है चीन और दूसरे नंबर पर है भारत। हमारा अगला प्रश्न है, टसर रेशम के उत्पादन में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी दूसरा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ का टसर रेशम के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान भी आप लोग को याद रखना है, पहला स्थान झारखंड राज्य का है और दूसरा है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो आप लोग को इसको अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की पात्रता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितना है? तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है 8वीं पास। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की पात्रता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी चाहिए? 8वीं पास होना जरूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्त पोषण की जरूरतों के चरण को दर्शाने के लिए कितने चरण का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से दूसरा ऑप्शन सही है, जो कि कितना है? 4। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्त पोषण की जरूरतों के चरण को दर्शाने के लिए 4 चरणों का उपयोग किया गया है। अब हम लोग इन चरणों को देख लेते हैं। तो पहला चरण याद रखना है शिशु चरण, दूसरा याद रखना है आप लोग को किशोर चरण, तीसरा याद रखना है आप लोग को तरुण चरण और जो चौथा नया जोड़ा गया है वो क्या है? तरुण प्लस चरण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इन चरणों में कितनी राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। तो शिशु चरण में 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है, किशोर चरण में 50,000 से 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है, तरुण चरण में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है और तरुण प्लस चरण में 10 लाख से 20 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितने की ऋण सहायता प्रदान की जाती है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 20 लाख रुपये। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, तरुण प्लस जो नया चरण कौन सा जोड़ा गया है? तरुण प्लस, और इसके तहत अधिकतम 20 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हथकरघा संघ में कितने बुनकर सहकारी समितियां जुड़ी हुई है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 284। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में हथकरघा संघ में 284 बुनकर सहकारी समितियां जुड़ी हुई है।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वृक्ष में टसर के कीड़े पाले जाते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से पहला है साजा, दूसरा अर्जुनी, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो आप लोग को याद रखना है, साजा और अर्जुनी इन दोनों वृक्ष में टसर के कीड़े पाले जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामोद्योग के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें से पहला ऑप्शन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्तर बढ़ाना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो आप लोग को याद रखना है, ग्रामोद्योग के मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्तर बढ़ाना। हमारा अगला प्रश्न है, खादी वस्त्रों का उत्पादन किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, हस्तशिल्प उद्योग। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, खादी वस्त्रों का उत्पादन हस्तशिल्प उद्योग से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रामोद्योग के प्रकार में शामिल है? तो हमारे पास यहाँ पर पहला ऑप्शन है खनिज आधारित उद्योग, दूसरा है कृषि आधारित उद्योग, तीसरा है वन आधारित उद्योग और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो आप लोग को याद रखना है, खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, ये सभी ग्रामोद्योग के प्रकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है? तो हमारा पहला ऑप्शन है जांजगीर चांपा, दूसरा रायगढ़, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, जांजगीर चांपा और रायगढ़ ये दोनों ही कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है बिलासपुर, दूसरा रायपुर, तीसरा दुर्ग और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। इसके अलावा आप लोग को और अन्य सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र के नाम याद रखने हैं, जिसमें से एक है राजनांदगांव, दूसरा महासमुंद, तीसरा आप लोग को याद रखना है कवर्धा, चौथा याद रखना है धमतरी, पांचवा याद रखना है अंबिकापुर और छठवां याद रखना है जगदलपुर। ठीक है, तो इतने छत्तीसगढ़ में सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ग्रामोद्योग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। यह हमारे इस वीडियो सीरीज का दूसरा भाग था, जिसको हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ रूप में देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।